हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 वायु के बारे में, है ना। वायु हमारे आसपास मौजूद होती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। तो हम पढ़ने वाले हैं कि वायु किन किन गैसों से मिलकर बनी होती है ना। किसे वायु कहा जाता है। तो वायुमंडल में मौजूद जो है ना 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है तथा 0.9% आर्गन मौजूद होती है। 0.04% जलवाष्प मौजूद होती है तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शेष सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होता है इसके साथ, और कुछ इसके साथ अन्य गैसें भी मौजूद होती हैं, और साथ ही साथ इसमें धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। ये सभी एक साथ वायु का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक साथ वायु का निर्माण करते हैं। और अगर पृथ्वी से 16 से 23 किलोमीटर की दूरी पर जाया जाए तो एक परत मिलती है जिसे क्या कहा जाता है, ओजोन परत कहते हैं, जिसे O3 से दर्शाया जाता है। अर्थात जब O3 से दर्शाया जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन की जो परमाणु कितनी होगी, 3 परमाणु होगी, है ना। अर्थात 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है ओजोन परत। ठीक है, और यह क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, है ना, हानिकारक जो किरण होती है उसे क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। ठीक है, रोकने का कार्य करती है और त्वचा कैंसर से बचाती है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। वायु कौन कौन से गैसों से मिलकर बना होता है, ओजोन परत क्या है, इसका महत्व लिखिए। वायु में ऐसे सबसे बहुतायत जो मात्रा में गैस पाई जाती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस तरीके से हम उन क्वेश्चनों को वहाँ पे डिटेल कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन, इसके लिए एक प्रैक्टिकल किया गया है ना। इसके लिए एक प्रैक्टिकल किया गया है, उसे प्रैक्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे। किस प्रकार, इस प्रकार कि एक हमको बीकर ले लेना है। ध्यान से देखिएगा, हमको एक क्या ले लेना है, एक बीकर ले लेना है, और उस बीकर में एक परख नली को, है ना, एक परख नली को उल्टी रखना है तथा उसमें अब पानी हम क्या करेंगे, उस टब में अब आधे से ज़्यादा पानी को क्या कर देंगे, भर देंगे। हम अब दूसरी परख नली लेंगे। ठीक है, दिख रहा है। हम अब दूसरी परख नली लेंगे जो कार्क, उसके मुख पर क्या लगा रहेगा, कार्क, और छोटी सी एक पाइप लगी होगी। उस कार्क में जो छेद होगी उसमें छोटी सी पाइप लगी होगी, और उस पाइप का कनेक्शन एक प्लास्टिक की, एक रबर की नली को ज्वाइन करके, है ना, टब के अंदर क्या किया जाएगा, उसको उस जो टब के अंदर मौजूद जो परख नली है उसके अंदर उसे रख दिया जाएगा। ठीक है, रखने के बाद उसे एक स्टैंड से पकड़कर, है ना, स्टैंड से पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद हम इस परख नली में पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद हम उस परख नली में रुई के एक डॉट लगा देंगे, जिससे उससे गैस जो प्राप्त होगी, है ना, जो गैस बनेगी वह क्या होगी, छनकर आगे बढ़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम आप देख रहे हैं कि जो मोमबत्ती है उसको अब जलाया जाएगा, है ना। मोमबत्ती को अर्थात आग के संपर्क में जब उसे गर्म किया जाता है तो वह, है ना, किस प्रकार से पोटेशियम मैग्नेट, पर मैग्नेट था, वह मैग्नेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और वह टूटकर मैग्नीज डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, मुक्त कर देता है, ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। इस प्रकार से जब ऑक्सीजन मुक्त होती है तो एक और प्रक्रिया की जाती है, जो ये हमारी परख नली है जिसमें ऑक्सीजन भर रही है ना, बुलबुले के समान। तो हम जब इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन है कि नहीं इसका परीक्षण करने के लिए हम एक माचिस की तीली ले लेंगे और इसे उल्टे अंगूठे की तरफ से उसे उसके मुख को दबाकर उसे निकाल दिया जाएगा। ठीक है, निकालने के बाद जलती हुई माचिस की तीली के सामने अगर ले जाया जाए तो वह अगर तेज गति से जलती है ना, तेज गति से जलती है तो यह सिद्ध होता है कि उसमें ऑक्सीजन गैस मौजूद है। ठीक है, ये सिद्ध होता है। सावधानी क्या बरतनी चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीजन बनाते समय मोटे कांच की परख नली को हिलाते रहना चाहिए।
है ना। जो पोटेशियम परमैंगनेट से भरा जो परख नली है उसे हिलाते रहना चाहिए, जिससे पोटेशियम परमैंगनेट उछल कर ऊपर ना जाए, है ना, उछल कर कहाँ ना जाए, ऊपर ना चला जाए। इस प्रकार से हमको उसको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हम उसकी मुख्य जो एक और क्रियाकलाप है हम उसको पढ़ लेते हैं कि आवश्यक सामग्री के रूप में यहाँ पे क्या लिया गया है। आवश्यक सामग्री के रूप में कोयले का एक टुकड़ा लिया गया है, छोटा चम्मच और गर्म करने का साधन। ऑक्सीजन भरी एक परख नली है, चूने का पानी है। तो छोटे चम्मच में कोयले के टुकड़े को लाल तख्त होने तक गर्म किया जाता है ना। एक छोटे से चम्मच में हमको कोयले के टुकड़े को लेकर लाल होते तक उसे क्या करना है, गर्म करना है। अब इसे ऑक्सीजन से भरी एक परख नली में ले जाना है, ठीक है। ऑक्सीजन से जिस ऑक्सीजन भरी हुई जिस परख नली में उसके पास ले जाना है। और किस रंग का ज्वाला दिखाई देता है, अब देखते हैं, है ना। ऑक्सीजन से भरी परख नली में उसे जब प्रवेश कराया जाता है तो उसका रंग कैसे होता है। तो आप देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्या किया गया, मिक्स किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, है ना। इस क्रियाकलाप में वह जो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, है ना। अगर जिस परख नली में ऑक्सीजन के साथ उसे मिलाया गया वह क्या बन जाएंगे, कार्बन का जब ऑक्सीजन के मिलन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, और जब वह क्या होगा, दूधिया रंग प्राप्त कर लेगा, दूधिया रंग बना लेगा, ठीक है। इस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन का उपयोग, है ना, ऑक्सीजन का उपयोग किस प्रकार से होता है। ऑक्सीजन श्वास लेने में भी किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग पेड़ पौधे जीवधारी श्वसन के लिए करते हैं। पर्वतारोही जो पर्वतों में चढ़ते हैं, है ना, तो वे अंतरिक्ष यात्री भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, तथा गोताखोर इससे सुविधाजनक सिलेंडरों में भर लेकर सांप ले जाते हैं। अस्पताल में अगर कोई दमे से है बीमारी, है ना, दिल का मरीज है या कोई नवजात शिशु है, ठीक है, उसके जो श्वसन में आने वाली कठिनाई है उसको दूर करने के लिए ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। इस तरीके से यह जो ऑक्सीजन का उपयोग है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस में शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन के उपयोग हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से इसे पूछा जाता है ना। इसके बाद नाइट्रोजन के उपयोग। नाइट्रोजन के उपयोग देखिए कि नाइट्रोजन क्या होती है, जीवधारियों के वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। नाइट्रोजन जीवधारियों के वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। और वायुमंडल में सबसे अत्यधिक कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने %? 78% पाई जाती है, ठीक है, 78% पाई जाती है, 78% में मौजूद होती है, और ये जीवधारियों की वृद्धि के लिए होती है। नाइट्रोजन का विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन की जो अधिक मात्रा हाइड्रोजन के साथ, है ना, N और H आपस में मिलकर NH3 बना लेते हैं, NH3, ठीक है, NH3 का निर्माण करते हैं, अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं। अमोनिया से यूरिया जैसे उर्वरकों का निर्माण किया जाता है। अमोनिया से यूरिया बनाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया से यूरिया बनती है, जो उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। निष्क्रिय किस रूप से, निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में भरने के लिए क्या किया जाता है, काम किया जाता है। निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण, है ना, निष्क्रिय रूप से प्रवृत्ति करने के कारण जो विद्युत लैंप होता है उसमें उसको भरा जाता है। इसका उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों को तरोताज़ा, है ना, वह खराब नहीं होती, इसलिए उसके पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। हम जैसे चिप्स खाते हैं, है ना, पैकेटों में जो पैकिंग रहती है, खाना भी अगर पैकिंग हो जाए तो वह खराब नहीं होगी। ऐसे कई आते हैं जो पैकेटों में रहते हैं, पैकेट्स में पैकिंग रहते हैं खाद्य पदार्थ, उससे क्या नहीं होते, जल्दी से खराब नहीं होते, उसमें जीवाणु नहीं लगते, ठीक है। इस प्रकार से ये 4 इसके मुख्य जो उपयोग हैं हमने इसका पढ़ा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण किस प्रकार से होता है ना। वायु
जब दूषित हो जाता है ना, स्वच्छ वायु जब दूषित हो जाता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु में होने वाले या तो वातावरण में होने वाले गैसों में जो अपरिवर्तन है, संतुलन का बिगड़ जाना, क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। मुख्य रूप से हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि वायु प्रदूषण किस प्रकार से होता है। सफ़ेद कागज़ एक ले लेना है, डायग्राम में आपको दिख रही होगी, सफ़ेद कागज़ ले लेना है और तेल या तो वैसलीन ले लेना है ना, तेल या तो वैसलीन। अब सफ़ेद कागज़ पर एक तरफ तेल या वैसलीन लगाएंगे, सफ़ेद कागज़ के एक साइड पर तेल या वैसलीन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, तेल या वैसलीन लगाएंगे। अब इस कागज़ को खुले स्थान पर क्या किया जाएगा, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, खुले स्थान पर रख दिया जाएगा 10 मिनट के लिए। अब वैसलीन लगा हिस्सा, जो है वैसलीन जिस हिस्से पर लगा है ना, ऊपर की ओर होगा, ठीक है, ऊपर की ओर रखना है उसको। जो जिस एरिया पर तेल या तो वैसलीन लगी है उस एरिया को हमको इस तरीके से ऊपर रखना है। 10 मिनट बाद इस कागज़ की तुलना साफ कागज़ को सामने रख कर कीजिए, ठीक है ना। आप अंतर पाएंगे कि आप समझ गए होंगे कि आपके आसपास की वायु कितनी प्रदूषित है, अर्थात जो कहने का मतलब जो हमारा वैसलीन से युक्त जो पेपर है उसमें 10 मिनट बाद इतनी धूल की मात्रा चिपक जाएगी, है ना, जिससे हम अनुमानित लगा सकते हैं कि हमारे आसपास कितनी वायु प्रदूषित होती है ना, वायु में कितना प्रदूषण होता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इस क्रियाकलाप में हम इसी चीज़ को हमें बताना था कि हमको लेना था एक पेपर जिसके एक साइड पर हमको क्या लगाना था, वैसलीन या तेल, तथा उसको 10 मिनट के लिए सुखाकर उसे उल्टे रख दिया जाता था, जिससे ऊपर के एरिया में वैसलीन या तेल हो, है ना, जिससे अब 10 मिनट बाद हम पुनः उसे तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो उसमें धूल के कण चिपक गए होंगे। इसलिए वायु में क्या होती है, प्रदूषण की मात्रा अधिक होती है ना। इस प्रकार से प्रदूषण को कई ऐसे, है ना, उद्योगों के स्थल से हो सकती है, उद्यान, कई ऐसे विभिन्न तरीके हैं जिससे प्रदूषण को रोका जा सकता है ना, रोका जा सकता है। और कई ऐसे मुख्य कारण हैं जिससे वायु प्रदूषण होती है। आप देख रहे हैं कि जो पहला पॉइंट है वाहनों द्वारा, तो वाहनों द्वारा जो डीजल, पेट्रोल, इन सभी से ईंधनों से चलते हैं ना, ईंधनों के जो जलने की जो प्रक्रिया होती है उससे जलने की अधूरी क्रिया के कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सीसा इत्यादि निकलते हैं, है ना। वाहनों से भी ये डीजल्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और जहरीली गैस भी होती है। शहरों में वाहनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण अन्य जैसे वाहन का इंजन कैसा है, इंजन के इस्तेमाल की कई तकनीक नई या पुरानी होती है, आदि कारण भी प्रदूषण को बढ़ा सकते हैं, है ना। वाहन ही ऐसा नहीं है जो वायु प्रदूषण बढ़ाता है, इसके साथ साथ उद्योग भी आते हैं, जो सीमेंट उद्योग है, स्टील उद्योग है, उर्वरक उद्योग हैं। ये जीवों के लिए भी हानिकारक हैं, वनस्पति तथा इमारतों के लिए भी हानिकारक होते हैं। इनसे निकलने वाली जो जहरीले गैसें होते हैं वे वायु को प्रदूषित कर देती हैं, ठीक है। वायु को जो प्रदूषण की मात्रा होती है उसको बढ़ोतरी करते हैं, वायु प्रदूषण को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार हम देखिए वायु प्रदूषण से बचाव किस प्रकार करें, उसके मुख्य उपाय क्या हैं। तो मुख्य उपाय को हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण कैसे रोका जाए। वायु प्रदूषण को औद्योगिक संस्थानों के निर्माण की प्रक्रिया के बदलाव लाना, जिससे कम मात्रा में प्रदूषक निकले। इस तरीके से औद्योगिक स्थानों में क्या करना, बदलाव लाना कि एक नए तकनीकों का उपयोग करना जिससे प्रदूषण कम हो। दूसरा, ऊर्जा उत्पादन के कम प्रदूषणकारी उपायों जैसे सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का अधिकायत प्रयोग करें, है ना। प्रदूषण को दूर करने के लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं या पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, है ना। वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधी जांच नियमित रूप से होना चाहिए, ठीक है। सूखे पत्तों, पेड़ों की टहनियों, कागज, कचरों को खुले में न जलाकर इसे सुरक्षित
रूप से निपटाना चाहिए, अर्थात गड्ढा भी उसे ढक देना चाहिए। अगला, अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। ये प्रकृति के फेफड़े हैं। जो वृक्ष होते हैं प्रकृति के फेफड़े हैं, जब तक ये रहेंगे तब तक ऑक्सीजन मिलती रहती है। आपने आसपास की जो वृक्षों को देखकर है ना देख रेख करना चाहिए। आसपास में जितने वृक्ष हैं देख रेख करना चाहिए। फैक्ट्री में जो चिमनी है अधिक ऊंचाई पर लगाना चाहिए, जिससे प्रदूषित वायु नीचे के इलाकों में ना आए और वह ऊपर ही चला जाए। अगला जो पॉइंट है, वायु प्रदूषण को कम करने की आदतों को अपनाना चाहिए, है ना। धूम्रपान रोकने के लिए प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। धूम्रपान रोकना चाहिए, इसका मतलब इत्र, दुर्गंध नाशक स्प्रे और प्रसाधन सामग्री का तथा इसी प्रकार अन्य स्प्रे जो होते हैं न कीटनाशकों के लिए, वे भी वायु को प्रदूषित करते हैं। पेट्रोल डीजल का उपयोग भी आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, धूम या कोहरा। ज्वालामुखी के फटने से बनी गैसें, वनों की आग से उठा धुआं आदि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। वहीं फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र संचालित स्वचालित वाहन, निर्वातक, लकड़ी के जलने से निकलने वाले धुएं होते हैं, वह मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये जो फैक्ट्री चलाई जाती है मनुष्य के द्वारा से, है ना, विद्युत संयंत्र स्वचालित वाहन ये मनुष्यों के द्वारा, निर्वातक लकड़ियों के द्वारा जलने वाली जो गैस होंगी, है ना, धुआं निकलती है, वह भी मनुष्यों के द्वारा होती है। ये इस क्रियाकलाप में मनुष्य भाग लेता है। तेजी से बढ़ने वाली वाहनों की संख्या से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुएं की मात्रा बढ़ने लग रही है ना, बढ़ रही है। उनकी जो मात्राएं हैं वह दिन ब दिन बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जा रही है। सर्दियों में जो धुएं होते हैं ना, धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सर्दियों में जो दिन में जो धुएं उड़ते हैं उनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अन्य वायु प्रदूषक कोहरे, उनके साथ वायु को प्रदूषण करने वाले कोहरे से लेकर संयोग कर मोटी परत बना लेते हैं, जिसे धूम या तो कोहरा कहा जाता है, धूम कोहरा कहते हैं। जब सर्दियों के मौसम में क्या होते हैं, दिन के समय जो धुएं होता है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ साथ अन्य जो वायु को प्रदूषण करने वाले कोहरे होते हैं ना, उनके साथ संयुक्त होकर, जो गैसें संयुक्त होकर उसे मोटी परत बना लेती है, जिसे धूम कोहरा कहते हैं। इससे हमें क्या होती है, सांस लेने में कठिनाई आती है, दमा, खांसी आदि हो सकता है। इस प्रकार से हम धूम कोहरा के बारे में पढ़ा हमने। इसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे पौधा घर प्रभाव भी कहा जाता है, ये दोनों तरह के क्वेश्चनों से पूछे जा सकते हैं। पौधा घर प्रभाव किसे कहते हैं या ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव सामान्यतः पृथ्वी अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों को अवशोषित कर ऊष्मा प्रदान करती है। अर्थात जो पृथ्वी है वो विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है और ऊष्मा प्रदान करती है जब जमीन गर्म हो जाती है। इससे प्रकाश की जो अधिकांश मात्रा होती है पृथ्वी परावर्तित कर देती है। प्रकाश, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को पृथ्वी अल्टरनेट वापस कर देती है। ठीक है, वापस कर देती है। इस प्रकार परावर्तित प्रकाश में अवरक्त किरणों भी शामिल होते हैं, जो अवरक्त किरणें होते हैं वे भी शामिल होते हैं उस प्रकाश के साथ साथ। वायुमंडल की कुछ गैसें इन अवरक्त किरणों को सोख लेती हैं, है ना। वायुमंडल में कुछ ऐसे परत होती हैं जो अवरक्त किरणों को सोख लेती हैं, पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती। इससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। जो एक सतह होती है अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है ना, गर्म होने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ऐसी कुछ गैसें हैं जो अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन, ये सभी जो होते हैं वे अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जो अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवरक्त किरणों को रोका जाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस जो गैसें होते हैं जिनके कारण अवरक्त किरणों को रोक लिया जाता है, उसी प्रभाव को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं उसी चीज़ को। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सूर्य से निकलने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं आधी मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में पृथ्वी सोखती है, वह फिर से उसे वापस कर देती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किस प्रकार से होती है, तो वायुमंडल की वायु में विभिन्न कारणों से, है ना, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते रहते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते रहते हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल में ये ऑक्साइड घुल जाते हैं, है ना, वर्षा के जल के सामान्य रूप से अम्लीय कर देते हैं। जब ये इनके ऑक्साइड वर्षा में जब घुल जाते हैं तो इसके जल को अम्लीय कर देते हैं, खट्टा कर देते हैं, जिसे ही अम्ल वर्षा या तेजाबी बारिश कहा जाता है। ठीक है, अम्ल वर्षा या तेजाबी बारिश कहते हैं। इसमें नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। जब नाइट्रोजन और सल्फर आपस में मिलकर ऑक्साइड, है ना, उनकी जो ऑक्साइड होती है मिलती है, और वह जब वर्षा होती है उस समय जल में घुलकर अवशोषित होकर उसके साथ ऑक्साइड घुलकर वर्षा को सामान्य रूप से अम्लीय बना लेती है, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा के जो मुख्य प्रभाव हैं उसको देखते हैं। अम्ल वर्षा के कारण पौधे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, और जब पीले होते हैं उसके बाद वह नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, अम्ल वर्षा मृदा जंगलों को नुकसान पहुंचाती है, मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाती है तथा जंगलों को भी नुकसान पहुंचाती है। इससे जल स्रोत भी प्रदूषित होता है, जिससे मछलियां बहुत ही संख्या में तथा उनकी जो प्रजातियां हैं वे विलुप्त हो रही हैं। मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, मनुष्यों के लिए भी यह हानिकारक होता है। वायु में मुख्य रूप से जब दाब लगती है ना, या प्रेशर लगती है या दबाव होती है, वायु में लगने वाले दबाव को ही वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडल में लगने वाली जो दाब होती है वायु का, है ना, प्रेशर होता है, उसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक साइकिल पंप, है ना, साइकिल का पंप या साइकिल ट्यूब और गुब्बारा लेना है। ठीक है, साइकिल पंप और साइकिल ट्यूब तथा गुब्बारा। सर्वप्रथम साइकिल पंप के सहायता से साइकिल ट्यूब और गुब्बारे में हवा भरिए। ठीक है, किस में भरना है, साइकिल पंप के साथ साइकिल ट्यूब में और गुब्बारे में हवा भरना है। अब आप इसे देखेंगे कि गुब्बारा तथा साइकिल ट्यूब दोनों ही फूल जाएंगे, बिल्कुल। इसका यह कारण है कि वायु में उपस्थित गैसों के सूक्ष्म कण गुब्बारे और जो साइकिल के ट्यूब के दीवारों से टकराकर उन पर एक दबाव बनाते हैं। वायु में जो कण होंगे उनके अंदर प्रवेश करके उनके दीवार को क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं, जिससे उनके दीवार फैल जाते हैं, और फैलने के कारण वे फूल जाती हैं, और इस तरीके से वायु उसमें भर जाती है तथा एक दबाव बनती है, जिसे क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। इस प्रकार, है ना, वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। तो चारों ओर स्थित वायुमंडल पर आरोपित दबाव को क्या कहते हैं, वायुमंडल दबाव कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। वायुमंडलीय दबाव के जो प्रभाव हैं, कैसे प्रभाव करते हैं, हमारे शरीर पर वायुमंडल अत्यधिक दबाव करता है ना, डालता है। क्या आपने कभी सोचा कि जब यह दाब बहुत अधिक होता हो तब हम पिचक क्यों नहीं जाते? हमारा अन्य जीवधारियों का जो शरीर कोशिका होता है वह बना होता है, शरीर कोशिकाओं का ही बना होता है, जिसमें ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो अंदर के दाब को आरोपित करते हैं। कोशिका के अंदर से आरोपित यह दाब वायुमंडल के दाब के बराबर होता है ना। जब वायुमंडल को जो दाब होता है इतना अधिक होता है कि वह हमें पिचका भी सकता है, लेकिन हम पिचकते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें वायुमंडल के दाब के समान ही जो प्रेशर होता है उनमें भी दाब होता है, जो वायुमंडलीय दाब के समान होता है, उसके बराबर दाब होता है, जिससे क्या होती है, दोनों ओर संतुलन बनी रहती है। ठीक है,
इसलिए किसी प्रकार का हानि नहीं होता। इसे आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक ग्लूकोज की खाली बोतल, कार्क, कांच की 2 मुड़ी हुई नलियां लेनी है। आप डायग्राम में यहाँ देख रहे होंगे एक बोतल है जिसमें कार्क लगा हुआ है, जिसमें 2 नलियां हुई है ना। अब देखते हैं उसमें क्या मुख्य रूप से होता है कि एक परख नली में हम क्या लगाते हैं। सर्वप्रथम कार्क के दोनों छेद पर निम्नानुसार से मोड़कर कांच की नली लगा देते हैं। पहली नली में नीचे के भाग में गुब्बारा लगा देते हैं। हम ध्यान से यहाँ देख सकते हैं कि पहले नली में हमारा गुब्बारा लगा हुआ है और कार्क को बोतल के मुंह पर लगाकर दूसरी नली को मुंह से लगाकर, है ना, डायग्राम आप देख रहे होंगे, मुंह से लगाकर हवा को भीतर की ओर बाहर, है ना, भीतर की हवा बाहर खींचिए। जो अंदर में जो हवा है उसे बाहर खींचना है हमको, है ना। ऐसा करने पर नली में जो बंधे गुब्बारे होगा, है ना, प्रभाव के कारण फूलने लगेगा। वह क्या करने लगेगा, फूलने लगेगा। एक दबाव पड़ेगा उसमें, है ना, एक दबाव होने के कारण वह फूल जाएगा। अब आप पाएंगे कि गुब्बारे धीरे धीरे फूलेगा। कभी कभी यह अत्यधिक फूल जाने के कारण फट भी सकता है। बोतल की भीतर वायुमंडल का दाब होता है वह कम हो जाने के कारण। इसी प्रकार जब हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, जिसका रक्त वाहिनियों का दाब अधिक हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशंस अधिक हो जाते हैं और, है ना, फूल जाता है। कभी कभी यह फट भी जाता है। जो धमनी है, ये सिरा है, इनमें ब्लड प्रेशर इतना हो जाता है कि ये फट जाते हैं, वहीं पे हो क्या कर सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वायुमंडलीय दाब में होने वाले मौसम को प्रभावित भी करता है। परिवर्तन जो होता है मौसम को भी प्रभावित करता है। जब किसी स्थान का वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाता है ना, किसी भी स्थान का वायुमंडलीय जो दाब होता है अचानक जब कम होता है तब आंधी तूफान भी आ सकता है ना। जब वायुमंडलीय दाब बहुत ही कम हो जाए तो वर्षा भी होने लगती है। ठीक है, अब मुख्य रूप से हम वायुमंडलीय दाब के लिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं कि हमको एक बॉटल लेना है। एक बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल लेकर उसे कई स्थानों से क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, उस बॉटल में हम पानी भर देते हैं, उस बॉटल में पानी भर देते हैं। अब समान रूप से एक ही स्थिति पर हम छेद करेंगे, एक स्थिति पर चारों तरफ छेद करेंगे। पानी भरने के बाद हम देखेंगे कि जो पानी का दबाव बनेगा, है ना, पानी के दबाव के कारण वह समान दूरी पर, है, समान दूरी पर क्या होते हैं, गिरते हैं, छेद से निकलते हैं और समान दूरी पर समान ऊंचाई के साथ गिरते हैं, जिससे यह साबित हो सकता है कि जितना दबाव लगता है ना, उस प्रेशर से वह निकलता है। ठीक है, जितना जिससे अगर वह ऊपर होगा तो उतना दबाव नहीं लगेगा, लेकिन जितना नीचे रहेगा और पानी का स्तर जितना अधिक होगा उतना ही दबाव उसका बढ़ते जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव मुख्य रूप से यहाँ हमारा होता है समाप्त। ठीक है, ये इस चैप्टर का जो 3rd चैप्टर है इतना, है ना, मुख्य रूप से हमारे लिए क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है कि हम वायुमंडलीय दाब को, वायु के बारे में जानें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।